बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महमूद नज़ीर हूँ और ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफार्म है। आज 7 फरवरी है और कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात इलेक्शन का प्रोसेस है पूरा। मुझे अच्छी तरह याद है कि ये शायद 2006 की बात है, 5 या 6 की बात लगती है, या शायद हाँ 2005 या 6 की बात होगी। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, कराची में रहती हैं और वो मेरी अम्मी की भी सहेली थी, मेरी बहनों की भी सहेली थी, बहनों के साथ पढ़ी थी, तो बड़ी मोहब्बत वाला ताल्लुक़ है, अभी तक है। तो नाज़िमाबाद में उनका घर था और नाज़िमाबाद में वो बड़े प्यारे से खूबसूरत से इलाके में फ़्लैट में रहती थी। तो फिर उन्होंने उसी फ्लैट में उनका एक ग्राउंड फ्लोर पे घर था। ये अलमिया एक कॉकरोच से शुरू हुआ। उनको कॉकरोचेस से बड़ा डर लगता था, तो वो जैसे कोई कॉकरोच निकल आता था वाशरूम में या ड्राइंग रूम में या किचन में, तो वो चीख चीख के अपना आसमान सर पे उठा लेती थी और ऐसा लगता था कि इनकी तो अभी जान ही निकल जाएगी। तो उन कॉकरोचेस से बचने के लिए उन्होंने उसी बिल्डिंग के, किसी ने कहा कि ऊपर वाले फ्लोर्स पे कॉकरोचेस नहीं होते, तो उन्होंने कहा फिर मैं ऊपर वाला फ्लोर क्यों ना ले लूँ, ऊपर कोई एक ले लूँ फ्लैट। तो एक इकबाल बिल्डर हुआ करता था वहाँ पे, पतला दुबला सा, बड़ी कोई महीन सी शख्सियत थी और कोई बहुत भारी रूह थी वो। तो उन्होंने इनके शोहर जो थे, ये जो हमारी फैमिली फ्रेंड्स थी, इनके शोहर जो थे वो बाहर होते थे, अब्रॉड, बच्चे यहाँ थे। फिर वो मतलब उनको एक, फिर ये बड़ी नेक साले शरई तौर पे पर्दा करने वाली, शरई पर्दा करने वाली खातून थी। उस बिल्डर को उन्होंने कहा कि मुझे ना ऊपर वाले फ्लोर पे घर चाहिए। तो उसने कहा ऊपर तो सारे फ्लोर भरे हुए हैं, मतलब बेच दिए हैं मैंने, मेरे पास नहीं है। हाँ, उसके ऊपर मैं बना रहा हूँ, सबसे ऊपर टॉप पे जो पेंट हाउस है वहाँ पे भी फ्लैट्स बना रहा हूँ, तो आप एक बुकिंग करवा लें अपनी। तो उन्होंने उस सिलसिले में उनको कहा कि पता नहीं कोई जितने का, फ़र्ज़ करें 30 लाख रुपए का था वो फ्लैट, तो उन्होंने उनको 5-7 लाख रुपए दे दिए। तो जब दे दिए तो उसने कोई काम शुरू नहीं किया। 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल एक गुजरा तो ज़्यादा बात तशवीश हो गई उनको कि यार मेरा क्या होगा, पैसे भी नहीं मिल रहे और फ्लैट भी नहीं मिल रहा। तो मेरी बड़ी हमशीरा को उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। बहन जो थी वो उससे बड़ा प्यार करती थी, उन्होंने मुझे बुलवा लिया, कहा कि ये क्या बनेगा इसका, इसकी रिकवरी कैसे होगी, वो तो बिल्डर तो हाथ में नहीं आ रहा बिल्कुल। चुनाचे उस बिल्डर को मैंने बुलवाया, अपने उन्हीं के घर में बुलवाया। साथ में मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम है नदीम शाहिद, उनको भी मैंने कहा तुम भी आ जाओ, वो भी आ गए। एक और साहब थे, मैं उनका अब दिल नहीं करता उनका नाम लेने को, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, तो वो भी आ गए। तो हमने उनसे बैठ के बातचीत की और उनको इन्होंने जो दिए थे, बहन ने जो उसको पेमेंट की थी, तो उसका कोई लिखत पढ़त कुछ भी नहीं था। तो मैंने उनको ये कहा कि यार ये इस तरीके से तो हम किसी जगह पे बात करेंगे तो कोई सुने मानेगा नहीं, ये कुछ न कुछ लिख के नहीं दिया हुआ। मुख्तसर ये है कि मैंने उससे ऐसे समझें कि एक टेक्निक से उससे वो पैसे लिखवा लिए जो उसने वसूल कर लिए हुए थे एग्रीमेंट पे, और वो उसने स्टाम्प पेपर लिख दिया कि जी हाँ मैंने ये पैसे लिए हैं और इस तरह किया है और ये मैं इनको ऊपर देने का पाबंद हूँ, ये सब। वो जब उसने वो लिख के दिए तो मैंने वो डॉक्यूमेंट उठाया, एक एप्लीकेशन लिखी और मैं सीधा 90 पहुँच गया। 90 में मेरी एक साहब थे, उनका बाद में मर्डर, पहले ही मर्डर हो गया हुआ था। वो अल्ताफ़ भाई के दस्ते राज थे, बड़े काबिल आदमी थे। तो बस किसी चपकलिश में, किसी पार्टी पोजीशन की लालच में किसी ने उनको मार दिया। बड़े आदमी थे वो। तो उनकी फैमिली के कुछ लोग थे, वो उन्होंने जो है वो वहाँ पे कुछ लोगों को मुतवज्जो किया कि ये केस देखें, इसको हल करना है। मुझे आज भी याद है कि वो एक लड़की थी, सिंध की एमपीए थी वो, माही शायद नाम था उसका, और एक हैदराबाद की थी फरीना बाजी, और थोड़ी सी फरबा थी और बड़ी खुश शक्ल थी और बड़ी खुश अखलाक थी, बड़ी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करती थी। तो वो एप्लीकेशन उनके सामने गई, उनको देखा उन्होंने, तो वो डॉक्यूमेंट भी मैंने सामने रख दिए। तो
मतलब जो भी ज़रूरी कार्रवाई थी ये चेक करने की कि मैं वाकई सही बात कर रहा हूँ कि नहीं, वो चेक करने के बाद उसमें 1 घंटा लगा या 2 दिन लगे, उन्होंने उसके बाद उसको इकबाल बिल्डर को कॉल की और कॉल करके कहा कि आप आ जाएं, आपके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन है, तो आप 90 पे आएँ और आके अपना मौक़िफ़ बयान करें। तो और फिर कॉल जो थी, लेकिन वो नहीं आया। तो उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे से मजाक किया, ऐसे ही मुझे कोई डरा रहा है 90 का नाम लेके। मेरे सामने बैठ के कॉल की थी फरीना बाजी ने। उसके बाद वो ना 1-2 दफ़ा फिर कॉल की, तो फिर भी उसने 2 दिन बाद हमने फिर कॉल की, फिर वही सूरत हाल। फिर उसको लैंडलाइन से, जो वहाँ का लैंडलाइन नंबर था, वहाँ से कॉल की। जब वहाँ से कॉल की तो उसने फ़ोन उठाया और फिर उसने फिर वो आगे से उसने कहा आपको शायद समझ में नहीं आ रही। उसको समझ में आया कि बात कोई सीरियस है। वो अपने सेक्टर इंचार्ज के पास चला गया, मुझे आज भी उसकी शक्ल याद है, उसके साथ आया था वो। तो सेक्टर इंचार्ज ने उसको या किसी और ने बताया होगा कि भाई ये तो वाकई 90 से आई है, तो तुम जाओ। अब उसको अपने नए पुराने गुनाह याद आना शुरू हो गए कि मैंने तो पता नहीं क्या किया, किस चक्कर में किसने बुला लिया, मेरा बनेगा क्या। अब मुख्तसर ये कि वो जब 90 पे पहली दफ़ा आया तो उसके साथ उसके नाज़माबाद या किसी और इलाके का, मुझे पता नहीं, याद नहीं है वो कौन से इलाके में रहता था खुद, इकबाल बिल्डर। तो उसके साथ उसका ना सेक्टर इंचार्ज भी था। जब उसने वहाँ पे इस नाचीज़ को देखा, मेरा चेहरा देखा, मेरे साथ 1-2 जो MQM के जो मतलब खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि राब्ता कमेटी के कुछ मेंबर्स को देखा, तो ज़ाहिर है उनके ऊपर तो कराची में और कुछ नहीं होता, तो वो तो जानते थे कि ये कौन लोग हैं। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि काम इकबाल बिल्डर ने कोई गलत किया है और अगर मैं इसके साथ खड़ा हूँगा तो मेरी पोजीशन ख़राब होगी। तो वो उसको वहीं पे छोड़ के चला गया। उसने कहा सर मैं आपके साथ नहीं हूँ, आप जाने और ये जाने। उस वहाँ पे फिर बैठ के जब बातचीत हुई सारी, तो उसने कहा जी वो मैंने उन्होंने सामने वो एग्रीमेंट रख दिया कि तुमने ये वसूल किए ना, तुमने लिख के दिया ना, तुमने ये पैसे लिए हैं। तो उसके ऊपर वो बोल नहीं सका बिल्कुल भी। तो उस पे फिर उन्होंने उससे कहा कि अब ये बताओ कि ये पैसे कैसे दोगे। और उसने कहा कि तुम किसी को सिफारिश वगैरह नहीं करवाना, और ये हमारे पास कहोगे तो फैक्स निकाल के दिखा देंगे। हमारे पास इस मसले को हल करने के जो ऑर्डर्स हैं वो लंदन से आए हैं और हमने इसकी रिपोर्ट देनी है आगे ऊपर लंदन सेक्रेटेरिएट में। तो ये बताओ कि हमारी भी जान छुड़वाओ और अपनी भी जान छुड़वाओ। तो उसने कहा कि मैं ना 1 हफ्ते के बाद आपको, मतलब 1 हफ्ते बाद का उसने डेट दी, का तारीख देख लो, तारीख बताओ कौन सी तारीख को पैसे दोगे। तो उसने 1 हफ्ते का जब डेट बताई, मसलन उसने आज 7 है तो उसने कहा मैं 14 तारीख को पैसे दूंगा। तो फरीना बाजी ने कहा तुम्हें यह पता है कि 90 पे किसी को भी किसी भी काम के करने की तारीख देने का मतलब, डेट देने का मतलब क्या होता है। तो उसने कहा जी। उनका बस ये फिर समझ जाओ और इस मामले में से बाहर निकल आओ। तो वो फिर, लेकिन वो 2 दिन के बाद ही उसने ना रब्ता कर लिया 90, और फिर 90 ने मुझे बुलवा लिया, फिर वो बहन को भी बुलवा लिया, हम लोग गए इकट्ठे। वो 2 दिन बाद ही पैसे लेके आ गए सारे। ये सारा वाक़या इतनी आसानी से नहीं हुआ। उसने पहले बहुत रुलाया, बहुत जलील रसवा किया उस इकबाल बिल्डर ने। वो ये समझ रहा था कि अब ये मुझसे पैसे तो ले नहीं सकते, तो मैं अभी खा पी जाऊँ। ये एक मैंने आपके सामने वाक़या रखा और मैंने बड़ी ज़िम्मेदारी से मुख्तसर करके गाने फाइटिंग निकाल के सीधी आपके साथ बात की। और किसी ने, फरीना बाजी ने या वो माही, मुझे याद पड़ता है वो माही अबड़ो ही थी शायद, तो बाद में शायद पीपल्स पार्टी में चली गई वो, लेकिन तब वो उसमें ही थी। और इन्होंने 1 रुपया मुझसे नहीं लिया और मुझे ये कहा कि क्योंकि यहाँ पे अंदर चाय मंगवाने की इजाज़त नहीं है, वरना हम आपको एंटरटेन भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी बड़ी सख्त है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पैसे चाय पिलाने की किसी को इजाज़त नहीं है, इसलिए हम आपको एंटरटेन नहीं कर पा रहे, हम माज़रत भी चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो ये वाक़या हो गया, ये पैसे रिकवर हो गए और उसके इवज़ में कोई परसेंटेज तय नहीं किया किसी ने मेरे साथ। किसी ने इवन मुझसे ये भी नहीं कहा कि
तंजीम के लिए कोई चंदा ही दे दो, ये भी नहीं हुआ। ये सब मेरी आंखों के सामने वाक़या। इसी तरह एक दफ़ा नाम लेता हूँ, इकबाल तेली एक आदमी था, वो उसका कोई कॉटन वेस्ट का काम था और उसका हमारे किसी बंदे के साथ कोई मामलात थे, झगड़ा भी था और कुछ और चीज़ें भी थी, काफ़ी सारे पैसों का लेन देन था, वो ख़राब हुआ था। तो उस सिलसिले में मेरे साथ दोस्त थे बस, जाने वाले वाकिफ़कार थे, उनको मैं किसी रेफरेंस से एक ले गया 90 भाई इनका ये मसला है। तो उन सारा मसला सुनने के बाद जब उस मसले को हल करने की वक़्त आया तो मुझे वहाँ पे एक एमपीओ हुआ करते थे, उनका नाम तालिब इमाम था। तालिब इमाम साहब ने कहा अच्छा मेरी ना आप ऐसा करें, पीर को आए मेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है। हम ना पीर को जो टाइम उन्होंने बताया था, कुरंगी में एक जगह पे खुली कचहरी थी शाम के वक्त में, इशा के वक्त में, वहाँ पे दर्जनों, मेरे ख्याल 100 से ज़्यादा लोग बैठे हुए थे एप्लीकेशंस लेके। और वो एक प्राइमरी स्कूल जो शायद 2 कमरों के ऊपर मबनी स्कूल था, छोटा सा, उस पर बाकायदा तिनकों वाली सफ़ के ऊपर आलती पालती मार के वो बैठा हुआ था। तो वो ना वहाँ पे बैठे, जैसी बातचीत हुई तो फिर दोबारा मैंने कहा वो तालिब इमाम साहब, मैं आपने फरमाया था कि पीर एक हफ्ते बाद, तो उन्होंने कहा हाँ वो आप आ गए, ठीक हुआ। तो आप इस तरह करें कि आप ना इसी जगह पे ना अगले हफ्ते फिर आ रहे हैं, अगले हफ्ते आए, अगले पीर वाले दिन आए तो फिर आपसे बात। तो मैंने ना मेरे चेहरे पे बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए एक नागवारी का सा तासुर आया और वो उसने भांप लिया, देख लिया, स्कैन कर लिया। तो उसने मुझे कहने लगे कि मौलाना साहब आपको तो बहुत बुरा लगा ना, मैंने आपको कहा कि अगले हफ्ते को आप आए। और कहा कि ये देखो, ये बाहर गोल्डन कलर की उसके पास एक GLI गाड़ी थी जो खड़ी थी वहाँ पे करीब में। उसने कहा कि आपकी मेरी आखिरी मुलाकात जब हुई थी इसी जगह पे, तो उस दिन मैं आया था अपने हलके में इस जगह पे। अब ये वो बात जो स्टेटमेंट देने लगा उनका, उस स्टेटमेंट ने मुझे बहुत हिलाया, आज तक मुझे उसने शटर करके रखा। उसने कहा महमूद साहब अब आज क्या दिन है? मैंने कहा जी आज फिर पीर आ गया है। तो कहते हैं 8 दिन गुजर गए हैं। मैंने कहा हाँ 8 दिन गुजर गए। 8 दिन हो गए मैं अपने घर नहीं गया हूँ, मैं लोगों के मसाइल सुन रहा हूँ और उनके ऊपर हिदायत जारी कर रहा हूँ, उनको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ना इसी तरह यहाँ पे ही सो जाता हूँ, छोटी सी जगह मिलती है ना जहाँ कहीं रात थोड़ी 2 घंटे 3 घंटे आराम मिले, वहाँ बैठ जाए, सो जाता हूँ। और अगर आप इस वक्त किसी सिंध में किसी पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी के किसी MP MNA या वडेरे के पास अपना को मसला लेके जाएंगे ना, तो इस वक्त वो शराब पी क्या तो शराब की महफिल लगाई हुई होगी उसने, या फिर वो शराब पी के औंधा सोया हुआ होगा धुत, और हम लोग यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने मसाइल हैं, मेरे बड़े मामलात हैं, लेकिन मैं क्योंकि MPA हूँ और MQM की तरफ से MPA और ये मेरे हलके ने मुझे वोट दिया था, तो मैं यहाँ पे इनके मसाइल सुनता और इनको हल करता हूँ। मुझे 8 दिन अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है कि ये लोग वाकई इसी तरह काम करते हैं। तो बाद में उन्होंने उसको भी बुलवा लिया, इकबाल तेली को भी बुलवा लिया। इकबाल तेली अकेला नहीं आया, उसके साथ भी पूरी फौज आई बंदों की, माफ़ी तलाफ़ी मिन्नत तरले के ऊपर वो बड़े बड़ा लंबा मामला भी तय हो गया। मेरा जितनी दफ़ा भी MKM से वास्ता पड़ा तो मैंने कि बहुत दफ़ा 90 पे जाते हुए लोगों की टांगें कांपती थी, मैंने गिना नहीं है मैं कितनी दफ़ा गया हूँगा वहाँ पे। तो मैंने 90 पे देखा कि वहाँ पे किसी के घर में नलके में पानी नहीं आ रहा, तो वो भी 90 पहुँच गए। भाई हमने आपको वोट दिया था तो हमारा ये मसला हल करो। मैंने अपनी आंखों से देखा सास बहू का झगड़ा हुआ है, तो सास बहू भी पहुंच गई है वहाँ पे, कोई एक फरियाद लेके, जी मेरी सास ने मेरे साथ ऐसे किया है, सास पहुंच गई, मेरी बहू ने मेरे साथ ऐसे किया। मकान के किराए का मसला है, मैं को आगे पीछे हो गया तो वो भी पहुंच गया, जिसके घर में खाने को नहीं है वो भी वहाँ पहुँच गया। और ये किसी को भगा नहीं रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं, सबकी बात सुन रहे हैं और उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा शुएब बुखारी और बहुत सारे लोगों को, मेरे सामने आम लोगों ने 90 के अंदर खड़े होकर गालियाँ निकाली, बुरा भला कहा, बेइज्जत किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने सी नहीं की।
हर बंदे के मसाइल सुने और उनको हल करने की कोशिश की और ना कोई शक्ल निकालने की कोशिश की। मैं एक हाल होता था जहाँ पे, हाल तो नहीं कहना चाहिए, बड़ा कमरा, 2-3 बड़े कमरे थे जिसमें ना टेबल कुर्सी लगा के एक साहब बैठे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5, एक एक कमरे में 4 4 5 5 लोग, उनके सामने एक एक कुर्सी, 2 2 कुर्सियाँ, लोग आके अपने नंबर वाइज तरतीब के साथ अपने मसाइल सुनाते थे। तो मैंने ना एक दफ़ा फरीना बाजी के साथ मैं बैठा हुआ था और भी कुछ 1 2 लोग थे, तो हम मामला देख रहे थे, पूछ बात हो रही थी, बातचीत अपने किसी न किसी केस के हवाले से। तो मैंने पीछे देखा एक क्लर्क टाइप का आदमी, सांवला सा, बाल गंजा, नज़र की ऐनक लगी हुई, सादी सी शलवार कमीज, पैंट शर्ट पहनी हुई, ऊपर एक गाउन पहना हुआ। गाउन पहना MP MNA के ऊपर कंपलसरी था कि वो एक गाउन पहन के रखेंगे वहाँ पे, ताकि पता चले कि ये MP MNA, और अपनी सीट पे बैठेंगे और रोज़ाना बैठेंगे और यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे और लोगों के मसाइल सुनेंगे और उनको हल करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी थी और वो बैठते थे, जम के बैठते थे। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये कौन है भाई, इधर क्यों बैठा? उन्होंने कहा भाई ये MNA है। मैंने दोबारा पलट के देखा उसको, और कहा ये MNA है, ये तो ऐसे डर के बैठा हुआ है यहाँ पे, इतना अच्छा बच्चा बन के बैठा हुआ है कि तख्ती के ऊपर है, अब कुछ का तख्ती लिख रहा है, गलत लिखेगा तो मास्टर मारेगा, उस्ताद मारेंगे, इतनी ताबेदारी। तो ये लोग वाकई खिदमत करने वाले लोग हैं। फिर वो एक फारूक साहब होते थे चक पठान, तो MQM में, मैं यार तू MQM में क्यों चला गया? कहते यार उनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो कहते हैं वादा नहीं काम। हमने कहा काम हम करके देंगे, डोर स्टेप पे करके देंगे, करके दिया इन्होंने, तो बस ठीक है, ये लोग बहुत बेहतर है। तो MQM के हवाले से जो जितना भी तजर्बा ज़िंदगी में गुजरा वो बड़ा पॉजिटिव है। मैं क्यों तारीफ़ कर रहा हूँ उनकी? मैं आपको MQM की बुनियादी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके बारे में बताता हूँ। मेरे बड़े मामू राजा मोहम्मद नईम मरहूम, एक दफ़ा की बात है, बहुत पहले, कहा यार ये तो मुत्तहिदा जो है ये तो बड़ी कमाल की जमात है, अल्ताफ़ हुसैन जैसा तो बंदे कोई नहीं है दूसरा। मैंने कहा क्या वो? कहते यार उसका लिखा हुआ जो मंशूर है वो तो पढ़ के देखो, उनका मैनिफेस्टो पढ़ के देखो, उनका आइन पढ़ के देखो। मैंने कहा क्या है उसमें? तो कहने लगे कि देखो ऐसा कौन सा पाकिस्तान में बंदा होगा जिसकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, उस पॉलिटिकल पार्टी का वो मालिक और चेयरमैन होगा, और उसने कभी इलेक्शन ना लड़ा हो, और वो ये भी कहे कि मैं आइंदा भी ज़िंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं पाकिस्तान का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म या सदर बनना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आम लोग जो यहाँ पे गली मोहल्ले में रहने वाले आम गरीब लोग हैं, यही उठ के असेंबलीज़ में जाएँ और यहाँ के मसाइल हल करें। वडेरा और ऑफिसर और ज़मींदार, ये लोग तो, इनको तो पता ही नहीं है कि मसाइल क्या हैं हमारे, और ये लोग तो वैसे इस्तेहसाली तबका है। तो जब तक गरीब लोग गरीबों की नुमाइंदगी नहीं करेंगे तब तक जो है वो किसी सूरत में पाकिस्तान के कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। हाँ ये बात तो ठीक है। देखो उसने साबित कर दिया है कि वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो आइंदा भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा। कोई असासे नहीं है अल्ताफ़ हुसैन के। अल्ताफ़ हुसैन एक पाकिस्तान की सियासत में बहुत डिफरेंट किस्म की शख्सियत है। अल्ताफ़ हुसैन ने जिस तरीके से एक नज़रिए की बुनियाद रखी, उस नज़रिए को कराची के अवाम ने एक्सेप्ट किया है। तो क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन में या किसी और सियासी जमात के चेयरमैन में ये हौसला है कि वो रज़ाकाराना तौर पे ये कहे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा और मैं उन लोगों को टिकट दूंगा जो गरीब लोग होंगे, जो आवाम के बंदे होंगे, जो अवामी मसाइल को समझते होंगे और उसी मोहल्ले उसी इलाके में रहते होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा 70 पे घूम रहे हैं MPs कराची में। हमारे इलाके में जो MPA था वो भी मोटरसाइकिल पे घूम रहा होता था। MPA बनने के बाद भी वो उसी घर में रहता था, उसी तरह की उसकी छोटी सी बैठक थी, वही मोटरसाइकिल थी, वही एक छोटी सी कुर्सी थी, एक थल्ले पे बैठ के लोगों के उधर ही मसाइल सुन रहा होता था, उन्हीं की कोई हल करने। किसी ने कहा थाने चलो तो सीधा थाने जा रहे हैं, किसी ने कोई और काम किया तो उधर, कोई और काम कहा तो उधर, कहीं पे कोई काम करना शुरू पड़ गया है तो कुदाल लेके खुद ज़मीन की खुदाई करनी शुरू कर दी है। यार कोई ना कोई सिरा तो कहीं से तो शुरू किया ना उन्हें मसाइल को हल करना। तो ये वाली जो बात है ये किसी में भी नहीं है, ये इस तरह की आइडियोलॉजी किसी के पास भी नहीं है। वो आइडियोलॉजी जिसके ऊपर वो खुद कारबंद हों, यानी कि बानी MQM
ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और वो कभी भी सिंध का वज़ीर आला नहीं बनना चाहता, ना वो मुल्क का वज़ीर आज़म बनना चाहता है, ना वो सदर पाकिस्तान बनना चाहता है। वो एक नज़रिया दे रहा है, वो एक तालीम दे रहा है, वो एक लाइन ऑफ एक्शन दे रहा है, लोगों को कह रहा है कि तुम्हारे मसाइल वडेरों ने हल नहीं करने, तुम्हारे मसाइल ज़मींदारों ने हल नहीं करने, तुम्हारे मसाइल सनतकारों ने हल नहीं करने, तुम्हारे मसाइल अमीरों ने हल नहीं करने, गरीबों ने हल करने हैं। तो गरीबों को वोट दो, गरीब खड़ा कर रहा हूँ, इसको वोट दो। इनकी कंपेन पे सबसे ज़्यादा कम पैसे लगते हैं, और वो भी ज़्यादातर तंजीम खुद ही लगाती है। तो एमकेएम का जो एक वजूद है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, वो एक नेमत से कम नहीं है। एमकेएम के ख़िलाफ़ और अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ बहुत सारे प्रोपेगेंडाज हुए। मैं नहीं कहता कि दूध के धुले हुए लोग हैं ये, अगर ये दूध के धुले हुए नहीं है तो दूध के धुले हुए तो अमन कमेटी वाले भी नहीं, दूध के धुले हुए तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है। जिन चीज़ों के हम गवाह हैं, जो कुछ हमने कराची में देखा है, तो वो तो कराची के बाहर के लोगों को उस तरीके से तो मालूम नहीं है। ऐसी अभी भी हज़ारों रिपोर्टिंग्स हैं, ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं जिनकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई पाकिस्तान के किसी भी मीडिया में, किसी भी जगह पे। तो जितनी भी पाबंदियाँ अल्ताफ़ हुसैन पे लगी थी या लगी हैं, या जो भी इल्ज़ामात हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जुर्म बाकी सियासतदानों ने कर दिए हैं हमारे यहाँ पे। उनको देख के तो बंदे, ये तो गंगा नहाया हुआ लगता है, ऐसे दूध का दूल्हा लगता है अभी अल्ताफ़ हुसैन। इसने तो कोई ऐसी कोई बड़ी बात की नहीं थी, इसके ऊपर तो कोई अलकादर ट्रस्ट टाइप के नाम का कोई केस नहीं है, उसके ऊपर जितने भी केस हैं कोई साबित तो नहीं हो सका। तो अगर उसने एग्जाइल में ज़िंदगी गुजारी है, तो एग्जाइल में भी कभी आपने देखा कि शहबाज शरीफ की तरह या नवाज शरीफ की तरह या किसी और की तरह किसी कॉफ़ी शॉप में जाके कॉफ़ी पी रहा हो, किसी जगह पे पोलो का मैच देख रहा हो, रोड पे वॉक कर रहा हो? मुझे तो ऐसा लगता है शायद लंदन में रहते हुए उसने लंदन पूरा नहीं देखा हुआ। एसेट्स क्या हैं उसके पास, मुझे बताएं, कोई एसेट्स हैं? क्या एसेट्स बनाए हैं उसने? कोई भी एसेट नहीं है उसके पास, कोई माल नहीं लूटा उसने। कोई आदमी ये कह सकता है कि उसने फलां जगह पे घपला करके इतना सरकारी पैसा खा गया, 10 करोड़ 50 करोड़ 5 अरब 25 अरब का नुकसान पहुँचाया, उसकी तरफ से तो कोई ऐसी फ़र्क होगी नज़र नहीं आती जो कि इस तरह के काम कर रही थी। उसके पास तो ऐसा कोई जमील गुजर नहीं था। हाँ, अगर कोई कहे जी वो जो भत्ते लेते थे या फलां चीज़ थी या फलां चीज़ थी, तो भत्ताखोरी तो जब एमकेएम नहीं थी तब भी थी वहाँ पे, और एमकेएम है तब भी है, और एमकेएम अगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए फिर भी भत्ता ले रहे होंगे कोई ना कोई। कराची शहर ही ऐसा है, कराची में तो बड़े बड़े माफियाज हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बंदा था, नाम मैं लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा आदमी था। उसने कहा कराची में हर आदमी का एक तो वो बाप होता है ना जो उसका जो शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ होता है, और एक अंडरवर्ल्ड का भी उसका एक बाप होता है जिसकी वो बात मानते हैं। तो वो तो है ही सारी की सारी माफिया का शहर, अंडरवर्ल्ड बन गया हुआ है सारा। ये सारी बात करने के बाद मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज से 2 दिन पहले अल्ताफ़ भाई ने कहा है कि फ़लाँ जो भी नुमाइंदे हैं, आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं MPAs का और MNAs का, उन सब को में से फ़लाँ के ऊपर मैंने हाथ रखा, ये मेरी तरफ मुझे इनको मेरी हिमायत हासिल है, इनको वोट दें। इसने कराची की सतह पे इंतखाबात के हवाले से एक हलचल मचा दी है, और ये हलचल जो है वो एक चैलेंज बन गई है पीपल्स पार्टी के लिए भी, वो चैलेंज बन गई है MKM पाकिस्तान के लिए भी, और ये वो चैलेंज बन गई है दूसरी सियासी जमातों के लिए भी। मेरी आज ही बात हुई, मेरे मोहतरम उस्ताद हैं, उस्ताद इमदाद अली ज़ैदी साहब, कराची सेंट्रल में बस्ती में, कराची बस्ती में वो रहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कहा जी इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? कहा देखें, पाकिस्तान की जो कराची की जो सूरत, कराची पूरे पाकिस्तान का इकनॉमिक हब है, पूरे कराची का, पूरा कराची पाकिस्तान का दिल है, और कितना गंदा है, कितनी टूट फूट है यहाँ पे, कितनी बेदमनी है। का अभी कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे लैंडलॉर्ड की बफर जोन में एक ही दिन में एक ही ख़ास टाइम में 7 वारदातें हुई, 7 मोटरसाइकिलें छीन ली गई, 7 बंदों से मोबाइल ले लिया गया, और 7 बंदों की जितने भी उनके पास नकदी थी वो भी ले ली गई। का वो कौन सा काम है जो नहीं हो रहा? सब हो रहे हैं। का अभी कल परसों की बात है, मेरी बहन जो है वो मेरे घर से
पैदल के रास्ते पे उसका घर है, तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है। मैं वहाँ गया हुआ था, बारिश हो गई तो मैं वापस नहीं आ सका वहाँ से पैदल, इतना पानी इकट्ठा हो गया। फिर एक बाइक के ऊपर बहुत घूम के लंबा कर सफ़र करके मैं अपने घर के पास पहुँचा, और एक गली परे खड़ा था, और उस गली को पार करने के लिए घुटनों घुटनों पानी था, और वो पानी में से गुजर के मुझे आना पड़ा। और फिर मैं अपने घर से बाहर खड़ा हो गया, और एक स्टेप पहले, और फिर घर वालों को बोला था पानी ला के दो ताकि मैं अपनी पाँव टांगे घुटनों तक धोऊं, जूता भी दूसरा ला के दो वो मैं पहनूं ताकि मैं अंदर आ सकूं। फिर मैंने कहा गैस की सूरत हाल ये है कि पिछले 2 दिन से कतई गैस बंद है, बगैर किसी वजह के बंद है। और कहा कि अभी बेटा मेरा जो है वो कहीं से पराठे लेकर आया है, तो चाय के बगैर हमने पराठे खाए हैं। तो और कहा आप महमूद साहब आप मानेंगे? मैंने कहा जी, का घर में कुछ बेर पड़े हुए थे, उन बेरों के साथ मैंने पराठे खाए। तो कहा ये सब कुछ जब होता है तो दिल तो दुखता है, दिल तो रोता है बहुत। ये कराची ऐसा शहर है जिसने हमें दिया ही है सब कुछ, हमसे मुझसे लिया कुछ नहीं है, और किसी से भी कुछ नहीं लिया। कराची ने सबको कुछ ना कुछ दिया ही है। लेकिन पिछले 12-14 साल से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसने जिस तरह का गलीज सलूक किया है कराची के साथ, पूरे सिंध के साथ किया है, लेकिन जो कराची को जिस तरीके से तबाह किया है, लूटा है, चूसा है, उसके अंदर कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, और चूसे हुए आम की तरह भी उसको चूस के फेंका नहीं है, बल्कि उसके भी टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है और कर दिए हैं। तो देख के तो दुख होता है। वो बता रहे थे कि बिजली की जो कराची सेंट्रल में सूरत हाल बता रहे थे, कि बिजली की सूरत हाल ये है कि सुबह 10 बजे लाइट जाती है, और फिर 1 बजे दोपहर को आती है, फिर 2:30 बजे जाती है, तो फिर 5 बजे आती है, फिर 5 बजे आती है तो 6:30 बजे चली जाती है, 6:30 बजे आती है तो फिर 9 बजे आती है। तो और ये बहुत टाइट शेड्यूल है, ये बिल्कुल पूरे 1 मिनट इधर उधर नहीं होता और लाइट बंद होती है इस तरीके से। यानी कि अराउंड कोई 12-14 घंटे कराची वस्ती में लाइट बंद हो रही है। अब क्या काम करेंगे मुझे बताएं। कराची जो कि मतलब अगर कराची को आप खुशहाल कर दें, कराची में अमन कायम कर दें, कराची के अंदर सड़कें ठीक हो जाएं, कराची में पानी का मसला हल हो जाए। मैं पतीलों पे पानी उठा के आया करता था अपने घर में, और आज भी सूरत हाल यही है कि पानी नहीं है। तो आप जब उनके वहाँ के हकीकी नुमाइंदों को मौका नहीं देंगे काम करने का, पॉलिटिक्स में आने का, तो फिर किस तरह मसाइल हल होंगे? ठीक है, मसाइल तो हल नहीं होंगे। तो MQM से आप 10,000 इख्तलाफात कर सकते हैं। MQM ने एक इर्तकाई सफ़र तय किया है। वो शुरू में महाजिर कौमी मूवमेंट थी, फिर एक वक्त गुजरने के साथ उनको एहसास हुआ कि उनको बाकी कौमियतों के लोगों को भी अपने अंदर वेलकम करना चाहिए। फिर वो मुतहदा कौमी मूवमेंट बन गई, और फिर बहुत सारे लोग जो गैर उर्दू स्पीकिंग नहीं थे, वो लोग भी, नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग भी अब उसका हिस्सा हैं, और फिर इसी वजह से वो फैल के सिंध तक फैल गई है। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ पे जो अशराफिया है वो तो ये नहीं चाहती कि आम आदमी, नीचे से उठ के आया हुआ आदमी, गरीब आदमी जिसके पास 70 हो वो MNA बन जाए, वो MPA बन जाए। वो तो ये नहीं चाहते ना। उनको तो जाहिर है पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को चलाना है और उसको खाना है, लूटना खसूटना है। तो वो तो उस सूरत में हो सकता है जब वो पॉलिटिक्स में हो, जब वो असेंबलीज में खुद बैठे हुए हों, पार्लिमान का हिस्सा हों वो। तो फिर वो डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए, और डिसइंफॉर्मेशन के साथ साथ क्या कहना चाहिए, रियासती वसाइल के ज़रिए उन्होंने इस ख्याल को, इस फ़िक्र को रोकने की, कॉर्नर करने की, और इसको सिंध से आगे ना जाने की जो है ना एक पॉलिसी बनाई है, जिसकी वजह से वो वाला फ़िक्र, वो वाली आइडियोलॉजी के आम आदमी, गरीब आदमी, मिस्कीन आदमी, मोहल्ले में रहने वाला आदमी MPA हो, MNA हो, और वही हमारे मसाइल के लिए ऊपर जाके बात करे। लोग कहते हैं जी, वो मेरे एक बहुत संजीदा शख्सियत ने कहा जी 2 बातें हैं। पहली बात ये है कि हम MQM को वोट क्यों दें। MQM जब वोट ले लेगी तो ये किसी ऐसी पार्टी जिसको हम पसंद नहीं करते उसके साथ खड़ी होकर गवर्नमेंट में आ जाएगी। तो ये तो हमेशा किसी ना किसी साथ मिल जाते हैं। तो भाई जिसके पास 10, 20, 25 से ज़्यादा MPA की, MNA की सीट्स नहीं होती, तो वो कोलेशन ही करेगा ना किसी के साथ। वो किसी के साथ मिलके ही काम करेगा ना। वो गवर्नमेंट तो बनाने की पोजीशन में नहीं होगा। गवर्नमेंट के बनाने की पोजीशन में तब होगा ना जब ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में से उसके लिए उसके कैंडिडेट्स खड़े हों और इलेक्शन जीतें, तो फिर ही वो इलेक्शन बना सकेगी, और वो एकदम से तो नहीं होगा। और ये एतराज़ तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन इसके साथ साथ
किसी बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन और बहुत आला तज्ज़ियाती सलाहियतें रखने वाली शख्सियत जिसका कोई नाम नहीं है, गैर मारूफ शख्सियत, उसने कहा कि इस अल्ताफ़ भाई आमतौर पे तो इलेक्शनों का बायकॉट किया करते थे 1-2 दिन पहले, इलेक्शंस के आने से पहले। इस दफ़ा वो कह रहे हैं हमें इलेक्शन में हिस्सा बनना हो। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर उनके इमा के ख़िलाफ़ तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये चाह रही है कि वो आए, और वो जब वहाँ पे आए तो इसका मतलब ये है कि आइंदा अभी जो कल का इलेक्शन होगा उसके बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। उसको एक टफ टाइम देने के लिए इनको इस प्लेयर को उतारा जा रहा है। तो ये एक राय है, मैं इसके ऊपर तबसरा नहीं करता कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन आप कहेंगे अल्ताफ़ हुसैन ऐसा था, अल्ताफ़ हुसैन की शेरवानी ऐसी थी, अल्ताफ़ हुसैन की अंगूठियाँ ऐसी हैं, अल्ताफ़ हुसैन का चश्मा जो है ना उसका कलर डार्क क्यों होता है, ये कोई इतराज़ात नहीं है। अल्ताफ़ हुसैन ने एक प्रोडक्ट दिया, एक आइडियोलॉजी दी, एक आइडियोलॉजी जो थी वो एक प्रोडक्ट था। उनको ज़िंदा रहना सिखाया कराची के लोगों को। कराची के लोगों को ये बताया कि तुम एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो। उनको बताया कि तुम्हारे मसाइल हल करने के लिए तुम ही सबसे बेहतर हो। तुमको दर्द हो रहा है तो तुम ज़्यादा बेहतर बता सकते हो ना, दर्द दिल में हो रहा है या घुटने में हो रहा है। जो आदमी मुआयना करके अंदाजे लगा के बताएगा वो तो फ़र्क होगा ना। तो अपने मसाइल को खुद हल करो, खड़े हो जाओ, डरो नहीं, और इलेक्शन लड़ो, सियासत में आ जाओ। तो और वडेरों को वोट ना डालो, सनतकारों को वोट ना डालो, बड़ी बड़ी पार्टीज़ को वोट ना डालो, अपनी पार्टी बना लो, अपनी पार्टी बना के खड़े हो जाओ और अपनी नुमाइंदगी खुद करो। तो ये कौन सा ख़राब ख्याल है? मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कराची में कौन से एसेट्स हैं अल्ताफ़ हुसैन के? एक वो खुर्शीद मेमोरियल हॉल उसका घर है, वो 90 में उसने वो वक्फ कर दिया हुआ था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, और वो एक सेक्रेटेरिएट बना दिया उन्होंने उसका। अब तो शायद वो नहीं रहा, ख़त्म हो गया। और इसके अलावा क्या है? कोई मोटरसाइकिल है उसके पास, लंदन में उसके पास क्या है? कोई सरे महल बनाया उसने, उसके पास कोई बड़ी कोई बेंटले टाइप की कोई बड़ी जो बड़ी महंगी करोड़ों 20-20 25-25 करोड़ की गाड़ियाँ होती है, ऐसी कोई गाड़ी है? क्या है उसके पास? सिवाय एक नेगेटिव मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसके खिलाफ चला गया तो भाई सब कुछ खिलाफ, हेट स्पीचेस। उसके बाद जो पीटीआई के बानी है उसने जितनी की हैं उसकी तो वो पूरे पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई मिसाल ही नहीं मिलती। जिस तरह की बातें उसने कर दी हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, हर हवाले से कौन सा ऐसा मरला था, ऐसा मौजू था जो उसने छोड़ा है? कोई चीज़ तो छोड़े नहीं, सबको पामाल किया, तार तार किया। उसके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं लगी उस दौरान। तो जितने जराइम बाद के सियासतदानों ने किए हैं उसको देख के तो अल्ताफ़ हुसैन बिल्कुल मुन्ना बच्चा और गंगा नहाया हुआ लगता है। तो ठीक है, गुनाह गलतियां सबने की होंगी, उसने भी की होंगी, उसका खमियाजा जो है वो कैसे भुगतना है, उसका हिसाब कैसे लेना है, वो इदारे जाने, या फिर उसके बाद दुनिया से जाने के बाद अल्लाह जाने और वो बंदा जाने। लेकिन इस वक्त जो असल आइडियोलॉजी है वो कि आम इंसान, अमीरों की नुमाइंदगी अमीर करें, गरीबों की नुमाइंदगी गरीब करें। ये कौन सा ऐसा फार्मूला है जो समझ में ना आने वाला है? अब अगर 24 करोड़ अमीर लोग हैं तो उनकी नुमाइंदगी अमीर लोग करें, और अगर 24 करोड़ गरीब लोग हैं तो फिर उनकी नुमाइंदगी अमीर लोग नहीं कर सकते, वो गरीब लोगों को करनी है। वो जो उनके नुमाइंदे वो ही हों, वैसे ही हों जैसे कि अवाम हैं। अब जब पता नहीं 24, 25, 26 के करीब MNAs की सीट्स पे आम जो लोग खड़े हुए हैं, आज़ाद उम्मीदवार, उनके जब उन पे हाथ रखा है लंदन सेक्रेटेरिएट ने, MKM लंदन ने, तो साथ में कहा कि आप अपने बैनर के साथ ए लिखें। ये इस बात का साइन होगा कि आप तो MKM लंदन की का आशीर्वाद और उनकी थपकी हासिल है। इसी तरह MPs के लिए भी यूँ ही है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि ये जितना भी कराची का वोट बैंक है MKM का, वो बुनियादी तौर पे है तो अल्ताफ़ हुसैन के इशारे के ऊपर। जितना भी खामोश और संजीदा वोट बैंक है कराची में वो और हैदराबाद में, वो MKM का अल्ताफ़ हुसैन का है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इस ऐलान के बाद जिस तरीके से एक्टिव हो गई है, एक हलचल की कैफियत मेन स्ट्रीम मीडिया में भी पैदा हो गई है और कराची में भी एक हलचल है, और लोग 2 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसका उम्मीद है कि बहुत सारा मुस्बत असर जो है वो पड़ेगा कराची के इलेक्शंस के ऊपर। और सबसे ज़्यादा मुझे जो उम्मीद है वो ये है कि कराची साफ़ होना शुरू हो जाएगा। कराची के में जो सड़कों में खड्डे हैं और जंप्स बने हुए हैं वो ये ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ड्रेनेज का निज़ाम ठीक होगा। MQM जब ऊपर आएगी, अल्ताफ़ हुसैन एक्टिवली उसमें हिस्सा ले रहा होगा। होना तो ये चाहिए कि अल्ताफ़ भाई जो है वो कराची तशरीफ़ लेके आएँ, यहाँ पे आके बैठ जाएं। खाली इनके यहाँ पे आने से ये सुबह नाश्ता करें, दोपहर का खाना खाएं, रात का खाना खाएं, अपने घर में ही रहें, नमाज के लिए मस्जिद जाएं, फिर वापस आ जाएं, कुछ भी नहीं करें। इसकी वजह से ही कराची की पॉलिटिक्स चेंज होना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से ही कराची साफ सुथरा होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से ही बिजली का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। KLAT की सही काम करना शुरू कर देगी। पानी जो है ना वो सही तरीके से हमारे पास जमपीर से आना शुरू हो जाएगा। ये जो टैंकर माफिया, इससे हमारी जान छूट जाएगी। कराची में काबिल कदर हद तक अमन पैदा हो जाएगा। कराची में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बदमाशियां कर रही हैं मुख्तलिफ झूठी आइडियोलॉजीज़ के साथ, वो वाली बदमाशी वो नहीं कर सकेंगी। हमारे तालीमी इदारों का निज़ाम बेहतर होना शुरू हो जाएगा, रोज़गार पैदा होगा। अभी वो कोई यहाँ पे आके मूवमेंट ना चलाए, वो यहाँ पर आके कोई नया आइडिया ना दे, वो आके किसी को एड्रेस ना करे, वो किसी को क्रिटिसाइज ना करे, खाली आ जाए। ऐसी शख्सियत तो मैं वेलकम करता हूँ पाकिस्तान में उनको कि आएँ, अपने झूठे केसेस को भी फेस करें। और इंशाल्लाह ताला आपको, क्योंकि कोई ऐसा एविडेंस तो है नहीं, जितने भी केसेस, जब आप एक केस आप मुझ पर भैंस चोरी का केस बनाएंगे और मैंने कभी भैंस का दूध ही नहीं पिया, मुझे पता ही नहीं है भैंस कैसी होती है, तो कैसे साबित करेंगे आप अदालत में कि मैंने भैंस चोरी की है, मैंने की नहीं है। तो इसी तरह है कोई ऐसी शख्सियत जिसके कराची में आके बैठ जाने से कराची की तकदीर बदलना शुरू हो जाए और वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व भी ना हो, सिर्फ आ जाए कराची में। कितने सोए हुए लोग जाग जाएंगे, कितने गमज़दा लोग खुश हो जाएंगे, कितने उदास लोगों की उदासी दूर हो जाएगी, कितने डीएक्टिवेट किस्म के जो लोग हैं वो मेंटली और फिजिकली एक्टिव हो जाएंगे, कितनी सारी करप्शन खुद ब खुद ही जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगी सिर्फ उसके आ जाने से। आप अल्ताफ़ हुसैन को जितना मर्जी माइनस करके रखें, हिस्ट्री उसको माइनस नहीं करेगी। कराची एक मुकद्दस शहर है। कराची मेरे अबू कहा करते थे ये एक यूनिवर्सिटी है, जो कोई भी यहाँ आता है उसको सब हर किसी को कुछ ना कुछ सिखाती है। और मेरे अबू कहा करते थे कि कराची एक माँ की तरह है। एक माँ के दो बेटे हों छोटे छोटे से, एक बहुत चिट्टा गोरा और एक बहुत काला स्याह हो, तो चिट्टे गोरे को जब रोएगा उसको दूध पिलाएगी, जो काला हुआ उसको दूध नहीं पिलाएगी। हम कहते थे क्यों नहीं पिलाएगी? कहा ये कराची भी माँ की गोद की तरह है, ये सबको खिलाती पिलाती है। कराची एक पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो किसी से कुछ नहीं लेता, सबको हर किसी को कुछ ना कुछ देता ही है। तो जो कोई भी काम कारोबार करने के वाले से कराची जाके कामयाब नहीं हुआ ना, वो फिर कहीं पे भी कामयाब नहीं हो सकता। इतना आसान है वहाँ पे बिजनेस, काम कारोबार, धंधा करना, रोटी कमाना, पैसा कमाना और जब अपनी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कराची के मुकद्दर को बदल दे। कराची को जब हम गंदा देखते हैं ना, जब कभी भी एयरपोर्ट से नीचे मैं बाहर आता हूँ या ट्रेन से मैं उधर के रेलवे स्टेशन सदर से बाहर आता हूँ या मैं बस टर्मिनल से बाहर आता हूँ, और फिर वहाँ पे मैं जब ट्रैफिक का बेहंगम ट्रैफिक देखता हूँ, जब मैं वहाँ पे गटर देखता हूँ, जब मैं वहाँ पे कचरा कूंडियाँ देखता हूँ, जब मैं वहाँ पे 25-25 दिन का पड़ा हुआ कचरा देखता हूँ, तो मुझे पीपल्स पार्टी से बड़ी शदीद तरीन नफरत पैदा होती है। क्योंकि ये हुकूमत में है, ये सब कुछ साफ़ करना इनका काम था, इसको साफ़ सुथरा रखना इनका काम था। जब मैं क्लिफ्टन पे किनारे पे जाता हूँ और वहाँ पे जब मैं गंद देखता हूँ, वहाँ पे जब मैं तेल देखता हूँ, मैं जहाँ कहीं पे से भी गुजरता हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बहुत ही ये बेवा का खेत और साधु रखवाला है कराची का। ठीक, तो कराची को साफ़ सुथरा होना चाहिए। कम से कम हमारे मरने से पहले तो ऐसा ज़रूर देखें ना कि कराची में अमन भी हो, कराची साफ़ सुथरा भी हो, कराची में तहफ़्फ़ुज़ हो, कराची की रौनकें बहाल हों, कराची में जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो अपने अरूज के ऊपर हो, कराची में तहफ़्फ़ुज़ हो, कराची में लोग भूखे ना मर रहे हों, कराची में छीना झपटी ना हो, कराची में लूट मार ना हो, कराची में बोरी बंद लाशें ना दे रहा हो, कोई तशद्दुद ना हो रहा हो, कराची में कोई गैंग वार ना हो, लियारी में भी अमन हो, पूरे कराची में अमन हो, और सब एक दूसरे को टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करें और इख्तलाफ के साथ ज़िंदा रहना सीखें। तो मैं
इस इलेक्शंस में अल्ताफ़ भाई के इस ऐलान के साथ कि वो इसमें एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस में, और अपने नुमाइंदों को, कुछ लोगों को, आज़ाद उम्मीदवारों पे उन्होंने अपनी तायद और हमायत का हाथ रखा है, मैं इसे वेलकम करता हूँ। और मुझे कोई काम नहीं है अल्ताफ़ हुसैन से, और मुझे MQM से भी कोई काम नहीं है, मुझे किसी और पार्टी से भी कोई काम नहीं है, और मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। मैं जो सच्ची बात लगती है वो मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी कभी वोट दिया है तो मुझे ऐसे अभी तक कोई MQM से बेहतर कैंडिडेट सामने नज़र नहीं आया। मैं जहाँ कहीं पे भी पाकिस्तान में रह रहा हूँ, मेरा वोट जहाँ कहीं पे भी हो, अगर वहाँ से कोई भी MQM का कैंडिडेट खड़ा होता है मैं उसको वोट देता हूँ, और मैं आइंदा भी ऐसे ही करूँगा जब तक कि कोई और पार्टी प्रैक्टिकली MQM से ज़्यादा बेहतर आइडियोलॉजी लेकर सामने नहीं आ जाती। अगर वो उससे भी ज़्यादा बेहतर आइडियोलॉजी लेकर सामने आएगी तो फिर मैं उसको वोट दूंगा, और अगर कोई नहीं आएगी तो इसमें अगर 1000 खामियां भी होंगी तो फिर भी मैं वोट इसी को दूंगा। तो अल्लाह पाक इन इंतखाबात को बेहतर अंदाज में गुजारे और ये अमन के साथ गुजर जाए, और जो हमारे यहाँ पे जो कादियानी फैक्टर है वो जिस तरह के नताइज चाहता है, उसको जिस तरह के नताइज मतलूब हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ास करम फरमाए पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के ऊपर, कि वो नताइज जो कि कादियानियों को मतलूब हैं वो नताइज वो हासिल ना कर सकें। वो अपने आप को बेबस महसूस करें, वो अपने आप को बेकस महसूस करें, वो ये जान जाएं कि वो नबी जो आखिरी नबी हैं, वो नबी जो महबूब रब्बुल आलमीन हैं, जो सरदारुल अंबिया हैं, वो जो सरापा नूर हैं, जिनके बाद कतई तौर पे कोई ज़िल्ली और बरूज़ी नबी नहीं है, उस नबी का जो रब है वो रब ये किसी तौर पे नहीं चाहता कि पाकिस्तान में वो नंगा नाच जो कि कादियानी चाहते हैं, वो सियासत का हो, वो मईशत का हो, वो अखलाकियात का हो, वो इस्लाम का हो, वो पाकिस्तान के आम इंसानों का हो। पाकिस्तान की पाक धरती पे हुकूमत करने का हक सिर्फ मुसलमानों का है। हमने 10 लाख से ज़्यादा कुर्बानियाँ, जानों के नजराने पेश करके ये मुल्क हासिल किया था, और अगर हमें 10 लाख मज़ीद जानों के नजराने पेश करने पड़े तो भी हम अपना हक़ हुकूमत, रियासत पाकिस्तान पे अपना हक़ हुकूमत कभी किसी को नहीं छीनने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।